परिवार सबसे अहम होता है। ये एक सच्चाई है जिसे पूरी दुनिया में कोई नहीं नकार सकता। यही वो बुनियादी ताकत है उन अधिकांश जीवों की जो चाहे झुंडों में रहते हों, सिमटे हुए छोटे परिवार में रहते हों या बड़े फैले हुए परिवारों में। इन प्रजातियों के लिए पारिवारिक इकाई के बीच जुड़ाव वो शक्ति है जो इन्हें आपस में बांध के रखती है और इनकी आगामी पीढ़ियों के जीवन मृत्यु के चक्र की कुंजी है। स्थानीय गुटों के बीच हो या इस गुट को बनाने वाले प्रत्येक सदस्य हो या पूरी की पूरी प्रजाति हो, ये जुड़ाव बना रहता है। दूसरों से टकराव होने पर प्रत्येक सदस्य गुट का सहयोग करता है और गुट प्रत्येक सदस्य का इनके संयुक्त परिवार की शक्ति और उसके द्वारा बनाई गई युद्ध नीति इनके जीवित रहने की परीक्षा होती है। जंगली सुअर बहुत शोर करने वाले झुंड में रहते हैं, जिसकी अगुवाई वयस्क मादाएं कुशल नेता के रूप में करती हैं। युवा और शिशु आसपास के खेतों और जंगलों में भोजन की तलाश में घूमते रहते हैं। सबसे छोटे बच्चे अपनी माँओं की देखरेख में रहते हुए अपने बचाव के गुर सीखते रहते हैं। सुबह के नाश्ते का वक्त है। इन नन्हे बच्चों को अच्छी तरह पता है कि अपने हिस्से का पौष्टिक और स्वादिष्ट दूध कहाँ मिलेगा। सबसे अहम, भोजन के बाद अब कुछ अतिरिक्त खाना। अब तक ये अपने आहार का दूसरा हिस्सा स्वयं खोजना सीख चुके हैं। ये इनके लिए एक खतरनाक समय है क्योंकि ये बिना किसी बचाव के हैं। हालांकि इनके वयस्क किसी भी मुठभेड़ में अपनी खतरनाक आक्रामकता के लिए जाने जाते हैं, लेकिन ये बच्चे अक्सर भेड़िए, वन बिलाव और चील जैसे शिकारियों के निशाने पर रहते हैं। ये स्वादिष्ट बच्चे किसी भी शिकारी के लिए बहुत लुभावने होते हैं। इसीलिए शक्तिशाली कुल माताएं इनके प्रति हमेशा चौकन्नी रहती हैं। किसी भी खतरे का आभास होते ही इनकी एक जोरदार चिंगाड़ पूरे गुट को सावधान कर देती है। मादा सुअर का निडर होना ही उनकी पहचान है। उन्हें अपने झुंड को बचाने में कोई हिचकिचाहट नहीं होती, चाहे हमला खूंखार भेड़ियों के झुंड तक से हो। एक मादा अपनी सुरक्षा में छोटे बच्चे को लेकर दूर भाग जाती है, जबकि दूसरी शिकारियों का ध्यान बटाती है। ये आगे आने वाले खतरनाक हादसे की शुरुआत है।
ज्यादातर भेड़िए एक बड़ी मादा का पीछा करते हैं। और दूसरी तरफ एक भेड़िया एक अकेली मादा का सामना करता है। ये दो शक्तिशाली जानवरों का आमना सामना है। मादा सूअर बिना भीषण मुकाबला किए हार नहीं मानेगी। ये यहाँ इस खूंखार लड़ाई में उलझी हुई है, लेकिन इसके बच्चे दूसरी जगह सुरक्षित हैं। लेकिन इस दरमियान भेड़ियों के एक झुंड ने एक वयस्क मादा का शिकार कर डाला। ये बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, पर आगामी पीढ़ी का बचाव करने के लिए ये कुर्बानी देनी ही होती है। पूरे परिवार को बचाने के लिए एक अकेले का बलिदान। मातृत्व एक सौभाग्य भी है और बोझ भी। उत्तरी क्षेत्र में एक मादा भालू अपने 2 शावकों का पालन पोषण कर रही है। जंगली सुअरों की तरह इनमें भी मादा भालू ही झुंड की मुखिया होती है और अपने झुंड की समस्त जिम्मेदारी इनके ही मजबूत कंधों पर होती है। अपने नन्हे शावकों की देखभाल और उन्हें प्रशिक्षित करना इन्हीं का काम होता है और इसमें उन्हें नर सदस्यों से कोई सहायता नहीं मिलती। ये एक माँ अपने बच्चों को मछलियों का शिकार करना सिखा रही है। उन्हें दिखाकर शिकार करना सिखाने का एक अच्छा तरीका है। ये शावक अति उत्साही है। फिलहाल इसे सब कुछ आसान लग रहा है। लेकिन सैमन का शिकार आसान नहीं, खास तौर पर एक छोटे बच्चे के लिए। पृथ्वी पर भूरे भालू सबसे बड़े और शक्तिशाली शिकारी होते हैं,
क्योंकि इनका शिकार करने वाला कोई जानवर नहीं होता, इसलिए ये निडर होकर आराम से अपनी जिंदगी जी सकते हैं। इनके सबसे बड़े दुश्मन ये स्वयं होते हैं। भोजन के लिए इनका आपस में टकराव अक्सर होता रहता है। प्रजनन के मौसम में ये बहुत चिड़चिड़े और लड़ाकू मिजाज के भी हो जाते हैं। मां अपने शावकों की देखभाल लगभग 2 साल तक करती है। इस दौरान इन्हें खतरा सिर्फ अपने कामातुर नर से ही होता है। ऐसे वक्त में नर किसी भी शावक को ऐसी रुकावट समझते हैं जिसे रास्ते से हटाना ही उपयुक्त हो, और ये बात मादाओं को पता होती है। जब नर प्रजनन के लिए उपयुक्त मादा की गंध सूंघते हुए उसका पीछा कर रहे हों, ऐसे में ये शावक वाकई मुसीबत की तरह लगते हैं। ये शावक की जिंदगी का सबसे खतरनाक पल है। इससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली नर इन्हें मारने में जरा भी नहीं हिचकिचाएगा। लेकिन हमेशा नरों के अनुकूल ही सब कुछ नहीं होता। आकार में नरों से छोटी होने के बावजूद मादाएं आसानी से नहीं डरती। ये बराबरी की लड़ाई नहीं होती, फिर भी मादाएं अपने मातृत्व की ताकत की वजह से अधिकतर विजेता होकर उभरती हैं। इसके बावजूद ऐसे हमलों में भालुओं के बच्चों की मृत्यु दर लगभग 20% है। यूरेशिया के ईगल उल्लू खाद्य श्रृंखला में भेड़ियों और भालुओं की तरह ही सबसे ऊपर हैं। इन प्रजातियों के अस्तित्व को यहाँ चुनौती देने वाला कोई नहीं है, लेकिन इन चोटी के शिकारियों का भी एक कमजोर पक्ष है, यहाँ बसने वाले दूसरे शिकारी। फरवरी माह के मध्य में यूरेशिया के ईगल आउल अपने घोंसलों में अंडे से रही हैं। इसके अंडों से जल्द ही चूजे निकलेंगे। चट्टानों के बीच इतनी ऊंचाई पर बने इनके घोंसले ऐसे नजर आते हैं जैसे इन्हें कोई खतरा नहीं, लेकिन खतरा आसपास ही है। दो शिकारियों के बीच लगातार चलने वाला टकराव हमेशा होता रहा है। एक ही दर्जे के दो शिकारियों के बीच प्रतिस्पर्धा बनी रहती है और ये मौका मिलने पर एक दूसरे पर हमला भी कर देते हैं ताकि भोजन और क्षेत्र के लिए प्रतिस्पर्धा न रहे। उल्लू के क्षेत्र में एक लोमड़ी अपनी रोज की गश्त पर निकली है। उसने उल्लू के घोंसले को खोज निकाला है।
अंडों को बचाने के लिए आखिरी दम तक लड़ता हुआ उल्लू अंत में अपनी जान बचाकर भाग जाता है। जहां एक तरफ ये लोमड़ी अपने नाश्ते में अंडों का आनंद ले रही है, वहीं दूसरी ओर भविष्य के लिए अपने आने वाले प्रतिद्वंद्वियों का सफाया भी कर रही है। इस बार ये वयस्क उल्लू बहुत देर तक सामना नहीं कर पाई और छोड़कर भाग जाना ही सही रास्ता चुना। कभी कभार प्रजाति के जीवन चक्र को कायम रखने के इस संघर्ष में दूसरे से जीतने के लिए चट्टानी मजबूती की जरूरत होती है, जिससे परिवार और वंश सुरक्षित रह सके। एक अलग ही तरीके के पर्यावरण कैनरी द्वीप समूह में बुद्धि, विवेक और धैर्य का दूसरा ही संघर्ष जारी है। जीवित रहने के लिए कुछ संघर्ष ऐसे होते हैं जिनमें अधिक युद्ध कौशल की जरूरत नहीं होती, क्योंकि योद्धा इस लड़ाई से भली भांति परिचित रहते हैं। पीली टांगों वाली गल की बुद्धिमता प्रकृति द्वारा भेंट किए गए सभी संसाधनों का उपयोग करना जानती है। यूरेशिया की स्टोन कर्ल्यू पक्षी गल के आचरण को अच्छी तरह समझती है। वो समझ गई है कि उसका घोंसला खतरे में है। अंडों की हिफाजत का सबसे अच्छा तरीका है कि उन पर बिना हिले डुले धैर्य के साथ बैठ जाया जाए। जमीन का भुलावा देने वाले अपने पंखों के रंग की मदद से अंडों की सुरक्षा हो सकती है। इस युक्ति के कारगर होने के लिए स्टोन कर्ल्यू को बिल्कुल स्थिर रहना होगा। एक गलत हलचल हुई कि सब उजड़ जाएगा। गल इसके पास से ही गुजरती है, लेकिन इसे देख नहीं पाती। स्टोन कर्ल्यू के लिए यह धैर्य की ऐसी घड़ी है जिसमें हार की गुंजाइश नहीं है। आखिरकार उसकी जीत हुई। फिलहाल इस साल के इन बच्चों का समूह सुरक्षित है, लेकिन कभी कभी परिवार के विकसित होने के लिए रणनीतियां बदलनी पड़ती हैं। ऑस्ट्रेलिया की जमीन पर यहीं के बहुत सारे खास शिकारियों ने अपना घर बसा लिया है। ये शिकारी कर्ल्यू के अंडों और चूजों को निगल जाते हैं। स्पेन और ऑस्ट्रेलिया के कर्ल्यू दिखने में एक जैसे होते हैं। इनका रहन सहन और आचरण भी एक जैसा ही होता है। अपने दुश्मनों से बचने की दोनों की युक्ति भी एक जैसी है, बिल्कुल स्थिर रहना। एकदम स्थिर। इस छद्मावरण के साथ ही साथ उन्हें भाग्य के भरोसे भी रहना पड़ता है।
लेकिन कभी-कभी आक्रामक भी होना पड़ता है। जैसे ही एक मॉनिटर छिपकली इनके घोंसले के पास पहुंचती है, ऑस्ट्रेलियन बुश स्टोन कर्ल्यू के जोड़े को आभास हो जाता है कि सुरक्षात्मक नीति ही सबसे कारगर नहीं है। स्थिति करो या मरो वाली हो जाती है। किसी तरह से भी इन दुश्मनों को खदेड़ना ही होगा और ये बहुत ही प्रभावशाली दांव पेच के साथ करते हैं, जिसमें ये पहले तो छिपकली का ध्यान दूसरी ओर आकर्षित करते हैं और साथ ही अपने शरीर को जितना हो सके उतना बड़ा करके दिखाने की कोशिश करते हैं। अपने पंखों को फैलाकर किसी दैत्य की तरह नाचने की मुद्रा में इधर-उधर फुदकने लगते हैं। चकित छिपकली की समझ में नहीं आता कि पीछा किया जाए या अपनी ही जान बचाकर भागा जाए। उसके कभी पास तो कभी दूर जाते हुए कर्ल्यू छिपकली को इतना भ्रमित कर देती है कि छिपकली ऐसे शत्रु से भाग जाना ही उचित समझती है। शत्रु पीछे हट जाता है और अब घोंसला सुरक्षित है। ऑस्ट्रेलिया में सभी छोटे जंतुओं को सबसे अधिक खतरा एक दूसरे रेंगने वाले जीव से है। पेड़ों पर रहने वाला हरे रंग का अजगर शिकार पर निकला है। पास ही हैं छोटे-छोटे निरीह चूहे के बच्चे। ये बच्चे अपनी मां की देखरेख में अपने घोंसलों में रहते हैं। ये एक भूखे अजगर के लिए आदर्श भोजन हो सकते हैं। लेकिन आज ये अजगर अपने रहने के लिए दूसरी सुरक्षित और आरामदेह जगह की तलाश में निकली है। दरअसल ये ऐसी जगह की तलाश में है जहां ये अपने बच्चों के लिए घोंसला बना सके। ये हरा अजगर उन चंद सांपों की श्रेणी में है जो अपने अंडों की देखभाल तब तक करते हैं जब तक उनमें से बच्चे न निकल आएं। कभी-कभी ऐसा वक्त भी आता है जब चूहे और सांप समान रूप से असुरक्षित स्थिति में आ सकते हैं। एक दूसरा अजगर यहां आता है और उसकी मंशा भली नहीं लगती। लेकिन चूहे हमेशा चौकन्ने रहते हैं और यहां भी मां खतरे को उसके आने से पहले ही भांप लेती है। सांप बहुत ही चालाकी से धीमे-धीमे चूहे की गंध को सूंघता हुआ आगे बढ़ता है। देखने से ऐसा लगता है कि चूहे इतने शक्तिशाली शत्रु के सामने कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन मां के पास एक तरकीब है। उसके पास तेजी से घर को बदलने का हुनर होता है। लेकिन क्या ये इतनी तेज है कि सभी बच्चों को बचा सके, या कुछ इस जिंदगी और मौत के खेल की बलि चढ़ जाएंगे? अंततः सांप के लिए खबर अच्छी नहीं निकलती। जब तक वो वहां पहुंचता है उसे घोंसला खाली मिलता है। लेकिन उस वीरान घोंसले से निकलते ही उसकी किस्मत बदल जाती है। कुछ खोजता हुआ एक दूसरा चूहा, और इसके पास
भागने का वक्त भी नहीं है। एक चूहे ने तो अपनी जान गंवाई, लेकिन बदले में एक परिवार बच गया। ये धारणा गलत है कि इन रेंगने वाली श्रेणी में आने वाले जानवरों को किसी से खतरे का सामना नहीं करना पड़ता। ऑस्ट्रेलिया से लेकर साउथ अमेरिका तक इस पृथ्वी की लगभग सभी बड़ी उष्णकटिबंधीय नदियों में मगर पाए जाते हैं। बड़े सांपों की तरह ही मगर भी भोजन श्रृंखला में सबसे ऊपर का विशिष्ट स्थान रखते हैं। यहां तक कि हाल ही में पैदा हुए मगर झाड़ियों में छिपकर कीड़े मकोड़ों और छोटी मछलियों का शिकार करते हैं। लेकिन अपने जीवन के इस समय ये भी असुरक्षित होते हैं। इनके खूंखार लड़ाकू स्वभाव के बावजूद इनकी इस उम्र में शिकारी इनकी तलाश में रहते हैं। अगर ये अपने पहले 2 साल बचे रह गए तब ये खतरे का समय टल जाता है और बहुत कम ही ऐसे प्राणी होते हैं जो इनके लिए खतरा साबित हों। अपनी युवा अवस्था में ही ये जीवों की एक विशेष श्रेणी में आ जाते हैं। दुनिया के वो महानतम शिकारी जो छोटी नदियों में मछलियों और मध्य आकार के जानवरों की तलाश में रहता है। जब ये अपनी पूर्ण वयस्कता को पहुंचते हैं तब पूरे अमेरिका का एक भी जानवर ऐसा नहीं बचता जो इनके मजबूत जबड़ों से सुरक्षित हो। इसमें कोई शक नहीं कि ये 4 मीटर लंबे दुनिया के सबसे बड़े मगर साउथ अमेरिका की नदियों के बादशाह हैं। यहाँ दुनिया के सबसे बड़े रेंगने वाले जीवों में से एक का राज चलता है। यहाँ की नदियाँ किसी को सुरक्षा प्रदान नहीं करती। लेकिन जब एक मगर शिकार कर लेता है तो कभी भी उसे शांति से खा नहीं पाता। उसके सभी पड़ोसियों को दावत में हिस्सा चाहिए। ऐसे में अक्सर होने वाली लड़ाइयां हमेशा के लिए एक घाव छोड़ जाती हैं। यहां तक कि अंग भंग होने तक की नौबत आ जाती है। इनकी अत्यधिक आक्रामकता से इनकी अपनी ही प्रजाति के सदस्य एक दूसरे से सुरक्षित नहीं रहते। आश्चर्यजनक बात यह है कि मगर माताएं अपने शिशुओं के प्रति अत्यधिक सुरक्षात्मक रवैया रखती हैं। वजह बिल्कुल साफ है, इस जंगल में कोई भी जानवर ऐसा नहीं है जिसे कभी न कभी हार का सामना न करना पड़े, बल्कि जहां शत्रुता की बात हो वहां छोटे से छोटा जीव खतरनाक साबित हो सकता है। बड़ी मगर मादाएं आधी रात के अंधेरे में चालाक शिकारियों की पैनी नजरों से बचते बचाते हुए नदी के किनारे गड्ढे खोदकर अंडे देने के लिए अपना घोंसला बनाती हैं। इसके बाद कई हफ्तों तक मादा मगर अपने घोंसले को छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। इसके पौष्टिक अंडों की दावत उड़ाने के लिए इस जंगल में चारों तरफ चोर और डाकू फैले हुए हैं, जिनकी वजह से वो जानती है कि उसे हर पल सजग रहना पड़ेगा। लेकिन मातृत्व की इस प्राकृतिक प्रवृत्ति के बावजूद इसका भोजन करना भी जरूरी है।
शायद पास की चिड़ियों की बस्ती में कोई चूजा भूख मिटा सके। लेकिन जिस वक्त ये मादा अपना पेट भर रही थी, उसके घोंसले पर धावा बोला जा चुका था। यहां का ये छोटा सा चोर इसी मौके की तलाश में था। इस रकून को मादा मगर की गैर हाजिरी में उसके घोंसले को खोदकर उसके अंडों को भरपेट खाने के लिए बहुत थोड़ा ही वक्त चाहिए। इस शिकार में कुछ ऐसे विकसित शिशु भी शामिल होते हैं जो अंडे से बाहर निकलने को तैयार हों। लेकिन भाग्यवश मगर प्रजाति के दर्जनों अंडे जमीन के अंदर बचे रह जाते हैं, जिनसे निकले बच्चे अपनी मां की निगरानी में अपना पूरा शिशुकाल काट लेंगे। इस माता मगर जैसा अपने बच्चों के प्रति संपूर्ण समर्पण प्रकृति में आम है। स्पेन के अल्मरिया के एंडलूसिया इलाके का ये रेगिस्तानी मैदान टेरेंचुला वुल्फ स्पाइडर्स का घर है। यहां मकड़ी जैसा छोटे से छोटा जंतु अपने शिशुओं की देखभाल करता है। यह खतरनाक मादा शिकारी यूरोपीय महाद्वीप की सबसे बड़ी मकड़ी की प्रजाति है और संभवतः यहाँ के जीवों में सर्वश्रेष्ठ मां। मिलन के बाद मादा अपने आने वाले परिवार के लिए घर बनाने के लिए चल पड़ती है। ये काम मेहनत वाला तो है, लेकिन ये इसे करना अच्छी तरह से जानती है। घर बन जाने के बाद ये उसकी छत पर इंतजार करती है। आखिरकार ये बिना किसी की नजर में पड़े दुनिया की गतिविधियां देखने की अच्छी जगह है। इसके काम को देखकर इसमें एक युवा की दिलचस्पी जाग जाती है, लेकिन इसकी उसे दावत देने की मंशा कुछ और ही है। इसे आने वाले मेहमान को अपना घर दिखाने में कोई दिलचस्पी नहीं है, केवल एक जानलेवा आलिंगन। मादा को इस वक्त बहुत ज्यादा प्रोटीन की जरूरत है, क्योंकि इसके अंदर तेजी से इनकी ही एक पीढ़ी पनप रही है। खाने के बाद वो आने वाले बच्चों के लिए गद्देदार जगह बनाती है। जल्द ही आने वाले एक बड़े परिवार के लिए ये कई घंटों तक एकाग्रता के साथ बच्चों के लिए एक थैली बनाती है। इस रेशमी बॉल नुमा थैली में अपने अंडे देकर उसे ऊपर से सिलकर जब तक बच्चे निकल नहीं आते अपने पेट पर चिपका कर रखती है।
नन्हे बच्चे अपने पहले कुछ दिन अपनी माँ के शरीर पर इकट्ठे होकर बिताते हैं। ये मकड़ी अपनी माता होने की जिम्मेदारियों को बहुत ही कुशलतापूर्वक निभाती है, लेकिन अकेले होते हुए भी इन घरेलू जिम्मेदारियों के बोझ के साथ ये शिकार करना नहीं भूलती। कुछ दूसरे जीव एक बड़ा परिवार बनाने में कुछ और आगे हैं। सैकड़ों हजारों की तादाद में एक साथ रहकर। पैटागोनिया में वेल्डेस पेनिनसुला के तटों पर दसियों हजार की तादाद में आकर मैजेलेनिक पेंगुइन अपना घोंसला बनाती हैं। एक जत्थे में इस जमीन पर ये धावा बोलकर अपने खाईनुमा अड्डे ऐसे बना लेती हैं जैसे फौजी जीती हुई जमीन पर चौकियां बनाते हैं। फिर इन्हीं में ये अंडे देती हैं और अपने चूजे पालती हैं। पेंगुइन्स की ये बस्ती इनको बहुत से सुअवसर प्रदान करती है, साथ ही इनके दुश्मन को भी। प्रजनन के लिए इतनी तादाद में आकर अपनी बस्ती बसाना इन्हें सुरक्षा तो प्रदान करता है, लेकिन साथ ही परिवारों में आपसी टकराव भी पैदा करता है। अपनी मादा अंडे देने के स्थान और बच्चों तक को लेकर इनमें तल्ख विवाद उत्पन्न होते हैं। कोलाहल करते हुए पड़ोसी में मुकाबला तो होता ही है, साथ ही कभी-कभी शारीरिक हमला होने लगता है। इस कोलाहल की वजह से पारस्परिक तनाव स्पष्ट दिखाई देता है और पड़ोसी जोड़ों की आपसी मुठभेड़ प्रायः होती ही रहती है। प्रतिद्वंद्वियों का एक दूसरे के साथ एक तरह की तलवारबाजी का मुकाबला होता है। इनकी तेज और शक्तिशाली चोंच बहुत खतरनाक होती है। यहां तक के जानलेवा भी। ऐसे झगड़ों में पराजित हुओं की लाशें इस बस्ती में चारों ओर फैली रहती हैं। ऐसे में एक मददगार पड़ोसी बहुत ही फायदेमंद साबित होता है। एक बड़ा रोएदार आर्माडिलो पूरी बस्ती में लाशें या किसी और तरीके का भोजन जो समुद्र तट पर बिखरा हो, उसे खोजते हुए वहां पहुंच जाता है। एक लावारिस पड़ा हुआ बिना बचाव के अंडा बहुत ही ललचाने वाला होता है। उसके माँ बाप को इस पर ध्यान न देने की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। इनका दसियों हजार परिवार का ये जमघट बहुत से शत्रुओं को आकर्षित करता है। इतने ज्यादा पेंगुइन्स एक ही जगह है और इतना अधिक प्रोटीन का स्रोत कातिल समुद्री चिड़ियों को ललचाता है। केल्प गर्ल्स बहुत ही शातिर और तेज होती हैं और वो गौर से सुरक्षा रहित घोंसलों का मुआयना करती हैं।
माँ बाप के झगड़े आदर्श मौका होते हैं किसी सोते हुए चूजे की निशानदेही करने का। चोंच का एक झटका और पलक झपकते ही चूजे और गुनाह का नामो निशान तक बाकी नहीं रह जाता। इतने दुखद हादसों और दूसरी दुविधाओं के बावजूद बहुत सी पेंगुइन्स अपने बच्चों को पालने में कामयाब होती हैं। जब वो छोटे होते हैं तो वो उन्हें गर्माहट देती हैं। माता और पिता दोनों ही बारी बारी से अपने बहुमूल्य बच्चों को खाना देते हैं, इसलिए इनमें से अधिकतर बड़े होने तक जीवित रहेंगे। माता पिता का अपने बच्चों के साथ प्राकृतिक जुड़ाव अटूट होता है और ये तथ्य खतरे के समय सबसे अच्छी तरह से उभर कर सामने आता है। अर्जेंटीना के पैटागोनिया की एलिफेंट सील्स का बचपन बेहद आजमाइश वाला होता है। इनकी माताएं इन्हें एक मोह की अवस्था में ही छोड़ के चली जाती हैं, लेकिन उनका दूध इतना पौष्टिक होता है कि इसी दौरान हर रोज एक बच्चा अपने में 4 से 5 किलो चर्बी इकट्ठा कर लेता है। एलिफेंट सील के शावक लंबे समय तक अपनी मांओं के साथ आराम करते हुए बिताते हैं। यहाँ सिर्फ एक ही खतरा होता है और वो है कोई एक अति उत्साही नर। इनके छोटे लेकिन खुशहाल बचपन पर अचानक रोक लग जाती है जब 30 दिनों के बाद इनकी माएं अपनी शक्ति और सामर्थ्य वापस जुटाने के लिए एक बार फिर समुद्र में लौट जाती हैं और फिर कभी नहीं आती। इस तरह लावारिस छोड़े गए बच्चे पानी के किनारे जमा होकर एक स्वचालित शिशु गृह बना लेते हैं, जहां वो एक दूसरे से लड़ते झगड़ते समुद्र और उसकी लहरों की गतिविधियों से परिचित होने में अपना समय बिताते हैं। और इसी समुद्र में पास ही ऑर्कास व्हेल का ऐसा मातृत्व दिखाई देता है जो सील को शर्मिंदा कर दे। ये एक बहुत ही संगठित परिवार की तरह गुटों में रहते हुए अपने बच्चों की देखरेख में कई साल गुजार देती हैं। मादा ऑर्कास अपने बच्चों की देखरेख करने के साथ ही साथ उन्हें स्वयं भोजन खोजना और गिरोह में रहकर शिकार करना भी सिखाती हैं। ये दोनों प्रजातियों की जिंदगियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण समय है। ऑर्कास को अपनी माताओं से शिकार करना सीखना है और सील्स को अकेले ही अपनी सुरक्षा के लिए बच के भागना है। प्रायः ऐसे में युवा सील को ही हारना होता है। लेकिन हर ऋतु में इतनी अधिक तादाद में इनका जन्म होता है कि कुछ युवा सील्स की कुर्बानी दूसरों को जीवित रहने का मौका देती है, जबकि उधर युवा ऑर्कास जल्द ही सीख लेते हैं कि एक अकेले कमजोर और बिना परिवार की सुरक्षा वाले सील का शिकार करना आसान होता है। परिवार बहुत सी शक्लों में दिखाई देते हैं। अकेले माँ बाप, जिंदगी साथ गुजारने वाले जोड़ों से लेकर बहुत बड़ी तादाद में साथ रहने वाले गुट,
लेकिन जब अपनी प्रजाति के सर्वाइवल की बात आती है, तब परिवार के प्रति निस्वार्थ प्रतिबद्धता ही एक ऐसी चीज है जो कभी नहीं डगमगाती।